नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। पिछले वीडियो में हमने ह्यूमन डिसीज़ से रिलेटेड लगभग 30 MCQs देखे थे। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिए। तो चलिए देखते हैं ह्यूमन डिसीज़ से संबंधित कुछ और MCQs। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कौन सा रोग लॉक जॉ के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नीचे दिया गया है। टेटनस, रैबिस, मेनिंजाइटिस, इंसेफ्लिटिस। इसका आंसर होगा टेटनस। तो इसके बारे में कुछ और देखते हैं। टेटनस, जिसे लॉक जॉ के नाम से जाना जाता है। लॉक जॉ एक गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह बीमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है और मांसपेशियों में ऐंठन, विशेष रूप से जबड़े और गर्दन की मांसपेशियों में सख्ती पैदा करती है, जिसके ही कारण क्या होता है, मुंह खोलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसे लॉक जॉ कहते हैं क्योंकि जबड़ा लॉक हो जाता है। दूसरा देखते हैं रैबिस। रैबिस को हिंदी में जलांतक या हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। रैबिस एक घातक वायरल बीमारी है। ये रैबिस वायरस के कारण होती है, खासकर कुत्तों के काटने से फैलती है। तीसरा मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो है एक गंभीर बीमारी है जो कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्ली में सूजन लाती है। ये सूजन जो है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या अन्य कारणों से भी हो सकती है। लास्ट है इंसेफ्लिटिस। ये भी एक गंभीर बीमारी के रूप में जाना जाता है ना। और ये जो इंसेफ्लिटिस है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, मस्तिष्क में सूजन लाती है। आमतौर पर ये जो इंसेफ्लिटिस होती है वो वायरस, लेकिन बैक्टीरिया, फंगस, परजीवी या फिर ऑटो इम्यून समस्याओं के कारण भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? इसका उत्तर क्या होगा? विटामिन ए। अब विटामिन ए के बारे में कुछ ज़रूरी बातें हैं, जैसे कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। हिंदी में इसे निशांधता भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति को कम रोशनी या रात के समय में देखने में कठिनाई होती है। अब इसका कारण क्यों? इससे क्या होता है, आँखों की जो रेटिना होती है, रेटिना में जो रॉड सेल्स के ठीक से काम न करने से क्या होता है, व्यक्ति को ठीक से दिखाई नहीं देता। विटामिन ए रेटिना में रोडोप्सिन नामक पिगमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन बी एक समूह है जिसमें 8 अलग अलग पानी में घुलनशील विटामिन शामिल होते हैं। विटामिन बी में क्या है? 8 अलग अलग समूह हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है। ये जो विटामिन बी है वो शरीर में संग्रहित नहीं होते, बल्कि इन्हें भोजन से प्राप्त किया जाता है। हमने बोला कि एक समूह होता है विटामिन बी का, तो कौन कौन सा? विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, इस तरीके से ये समूह में होते हैं। अब देखते हैं विटामिन सी। आप सभी जानते होंगे कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है ना। विटामिन सी की अगर बॉडी में कमी हो गई तो क्या होता है? स्कर्वी नामक बीमारी होता है। ये विटामिन भी पानी में घुलनशील है। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने, साथ ही साथ त्वचा के स्वास्थ्य और ऊतकों की मरम्मत में भी मदद करता है। लास्ट है विटामिन डी। विटामिन डी आप सभी जानते हैं कि इसका मेन सोर्स क्या होता है? इसका मेन सोर्स होता है सूर्य। और इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से हड्डियों, दांतों और समग्र स्वास्थ्य के लिए ये जो विटामिन डी है वो हड्डियों, दांतों और समग्र स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये जो विटामिन डी है वो वसा में घुलनशील होते हैं। अगर विटामिन डी की कमी होती है बच्चों में तो उसमें क्या होता है? रिकेट्स होता है। अगर ये विटामिन डी वयस्कों में कमी हो गई तो उसमें क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा हिप्पोक्रेट्स। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग प्रियन के कारण होता है? ऑप्शन दिया गया है। रैबीज, मैड काउ डिजीज, हेपेटाइटिस और मलेरिया। इसका आंसर क्या होगा? मैड काउ डिजीज़। अब देखते हैं कि ये क्या चीज़ है और कैसे होता है। तो मैड काउ डिजीज़ जो होता है वो गंभीर होता है, जानलेवा
होता है और एक मस्तिष्क रोग है जो मवेशियों में खासकर गायों को प्रभावित करता है। यह रोग प्रियन नामक असामान्य प्रोटीन के कारण होता है जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। रेबीज के बारे में अभी हमने पढ़ा कि इसे जलांतक या फिर हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। ये एक वायरल बीमारी है। रेबीज वायरस के कारण होती है और खासकर कुत्तों के काटने से फैलती है। हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी जिसमें यकृत में सूजन हो जाती है। किसमें? यकृत में। यह मुख्य रूप से वायरस के कारण होती है लेकिन अन्य कारणों से भी हो सकती है, जैसे अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन कर रहा है, दवाइयाँ, विषाक्त पदार्थों का सेवन कर रहा है, या इसके अलावा ऑटो इम्यून समस्याएं भी हो सकती है। मलेरिया, अब इसके बारे में कौन नहीं जानता। मलेरिया जो है एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है जो कि प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होती है और इस परजीवी को ट्रांसफ़र करने का कार्य कौन करता है? मादा एनोफिलीज मच्छर, है ना। ये क्या करती है? परजीवी को एक अपने ब्लड के थ्रू ह्यूमन बॉडी में पहुंचाने का काम करती है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है? मनुष्यों में फैलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त कैंसर के नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, कार्सिनोमा या फिर कीमोथेरेपी? आंसर क्या है इसका? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या है? एक प्रकार का रक्त कैंसर है जिसमें बोन मैरो और ब्लड में असामान्य वाइट ब्लड सेल्स अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है। ये जो बीमारी है रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को प्रभावित करती है। इससे क्या होगा? इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऑक्सीजन परिवहन और रक्त का थक्का बनाने की जो क्षमता होती है वो कमज़ोर हो जाती है। यह जो बीमारी है वो बच्चों में भी हो सकती है और वयस्क दोनों में भी हो सकती है। लिम्फोमा भी एक प्रकार का रक्त कैंसर ही है जो लसिका प्रणाली को प्रभावित करता है, खासकर श्वेत रक्त कोशिकाओं को। कार्सिनोमा ये भी आम प्रकार का कैंसर है। यह शरीर के कई हिस्सों में हो सकता है। लास्ट है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। ये चिकित्सा उपचार है। कीमोथेरेपी क्या है? चिकित्सा उपचार है। किसका? कैंसर सेल्स को नष्ट करने या उनकी वृद्धि को रोकने के लिए ये क्या है? चिकित्सा उपचार है। इसमें क्या किया जाता है? शक्तिशाली दवाओं का उपयोग किया जाता है। किसको? जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको नष्ट करने के लिए, उनकी वृद्धि को रोकने के लिए। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? इसका आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन है? एक स्कॉटिश चिकित्सक और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। इन्हें पेनिसिलिन की खोज के लिए जाना जाता है। अब कार्ल लैंडस्टीनर कौन है? ये एक ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी जीव विज्ञानी, चिकित्सक और इम्यूनोलॉजिस्ट थे। इन्हें ब्लड ग्रुप की खोज के लिए जाना जाता है। किनको? कार्ल लैंडस्टीनर को। लुई पाश्चर को रेबीज और एंथ्रेक्स के टीके के लिए जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था? रेबीज और एंथ्रेक्स का टीका विकसित किया था। लुई पाश्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट है एडवर्ड जेनर। इन्हें स्मॉल पॉक्स के टीके के खोज के नाम से जाना जाता है। ये एक अंग्रेजी चिकित्सक और वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न, लोहे की धूल के सांस लेने से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर क्या है? साइड्रोसिस इसका आंसर है। लौहयुक्त धूल के लंबे समय तक संपर्क के कारण स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है। किससे? साइड्रोसिस से। बुलिमिया एक गंभीर खान पान संबंधी विकार है। इसमें व्यक्ति बार बार अत्यधिक भोजन करता है। अब वो अत्यधिक भोजन तो कर लेता है लेकिन उसको पचाने के लिए क्या करता है? एक्सरसाइज भी बार बार करता है। थर्ड है सार्कोमा, एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर है जो शरीर के कनेक्टिव टिश्यूज में शुरू होता है। लास्ट है ओबेसिटी, मोटापा जिसको कहते हैं। शरीर में अत्यधिक वसा जमा हो जाती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। अगला प्रश्न, जोड़ों को प्रभावित करने वाला कौन सा रोग सूजन संबंधी है? याद रखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है, कौन सा रोग सूजन संबंधी है। ऑप्शन है ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, स्कर्वी या फिर बेरीबेरी। इसका आंसर क्या होगा? आंसर है आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होता है? इसे हड्डियों का क्षय भी कहा जाता है। क्यों? यह रोग हड्डियों के घनत्व और मजबूती में
कमी के कारण होती है, जिसमें हड्डियां कमज़ोर, भंगुर व आसानी से टूटने वाली हो जाती है। किसमें? ऑस्टियोपोरोसिस में। ऑर्थराइटिस क्या होता है? एक ऐसी चिकित्सीय स्थिति है जिसमें जोड़ों में सूजन आ जाती है, दर्द और जकड़न होती है, जो गतिशीलता को कहीं न कहीं प्रभावित करती है। स्कर्वी, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। लास्ट है बेरीबेरी। ये जो बेरीबेरी रोग है वो विटामिन B1, जिसको थायमिन भी कहते हैं, उसकी कमी से होता है। इसमें थकान, कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ, हाथ पैरों में झुनझुनी, पैरों में सूजन आदि इसके लक्षण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, संक्रमित टिक के काटने से कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया, लाइम डिजीज, डेंगू या फिर जीका? इसका आंसर क्या होगा? लाइम डिजीज। लाइम डिजीज एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो संक्रमित हिरण टिक के काटने से फैलता है। इसे बोरेलियोसिस भी कहा जाता है। किसको? लाइम डिजीज़ को। और ये जो लाइम डिजीज़ है ये बोरेलिया बर्गडॉफ्री नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है। और कौन सा मच्छर फैलाता है इसको? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होती है और इसे मादा एनोफिलीज नामक जो मच्छर होती है वो फैलाने का काम करती है। डेंगू और जीका, डेंगू जो होता है वो डेंगू वायरस के कारण होती है और जीका वायरस के कारण होती है। और डेंगू और जीका दोनों को फैलाने का काम करती है एडिस मच्छर करती है, जो कि दिन के समय में एक्टिव रहता है, वो दिन के समय में काटता है। अगला प्रश्न है, यूरेमिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यूरेमिया, यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यूरिन से रिलेटेड है, तो यूरिन किडनी है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? किडनी। अगला प्रश्न, कौन सा रोग श्वेत प्लेग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया, मलेरिया या फिर स्कर्वी। इसका आंसर क्या होगा? ट्यूबरकुलोसिस। इसे तपेदिक या फिर क्षय रोग भी कहते हैं। ये भी संक्रामक बीमारी है। ट्यूबरकुलोसिस मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है और ये जो ट्यूबरकुलोसिस है वो कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। अगला है न्यूमोनिया भी क्या है? फेफड़ों का संक्रमण है। इसे फुफ्फुसीय संक्रमण भी कहा जाता है। इससे क्या होता है? फेफड़ों में सूजन आ जाती है। ये जो न्यूमोनिया बीमारी है वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के कारण हो सकती है। अगर न्यूमोनिया बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है तो उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। अगर न्यूमोनिया वायरस के थ्रू फैल रहा है तो उसे कौन सा वायरस होगा? इन्फ्लुएंजा वायरस। मलेरिया जो कि इसका परजीवी क्या होता है? प्लाज्मोडियम, है ना, और मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से ये फैलती है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, थोड़ी देर पहले ही बताया गया है। अगला प्रश्न है, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है पेलाग्रा, बेरीबेरी, रिकेट्स और स्कर्वी। स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है ना। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। बेरीबेरी विटामिन B1 की कमी से होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? पेलाग्रा। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा होता है। अगला प्रश्न है, विश्व स्तर पर अंधापन का प्रमुख कारण कौन सा रोग है? ऑप्शन ग्लूकोमा, कैटरेक्टस, मैक्यूलर डीजनरेशन, ट्रैकोमा। इसका आंसर है कैटरेक्टस, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? मोतियाबिंद बोला जाता है। ये जो मोतियाबिंद है एक सामान्य स्थिति है जो उम्र के साथ होती है, किसी भी मनुष्य में हो सकती है, लेकिन ये जन्मजात भी हो सकती है, किसी चोट या बीमारी के कारण भी हो सकती है। मोतियाबिंद बीमारी में क्या होता है? मोतियाबिंद में आँख का लेंस जो सामान्यतः पारदर्शी होता है वो धुंधला हो जाता है, जिससे क्या होगा? प्रकाश को आँख के पिछले हिस्से, जिसे हम रेटिना कहते हैं, वहाँ तक पहुँचने में कठिनाई होती है। अब हमारा जो रेटिना है वहाँ तक लाइट ठीक से नहीं पहुँच रही है, तो हमें क्या दृष्टि अच्छे से होगी? हमारी जो दृष्टि होगी वो धुंधली होगी, रंग हमें फीके लगेंगे, रात में देखने में भी कठिनाई हो सकती है। ग्लूकोमा को क्या बोलते हैं? काला मोतिया या काला मोतियाबिंद कहते हैं। इससे क्या होगा? इससे ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान पहुंचता है, जिससे धीरे धीरे दृष्टि हानि होती है। अगर सही समय पे इसका इलाज न किया जाए तो अंधापन भी हो सकता है।
मैक्यूलर डीजनरेशन, ये भी आमतौर पर क्या होता है, उम्र के साथ होता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आँख के पीछे जो मैक्यूला नामक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे केंद्रीय दृष्टि कम हो जाती है। लास्ट है ट्रैकोमा, यह एक संक्रामक नेत्र रोग है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, और ये जो बैक्टीरिया है वो क्या है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, है ना। इससे क्या होता है, आंखों में जलन, खुजली, पानी इत्यादि लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, एडीज मच्छर से कौन सा रोग फैलता है? इसका आंसर क्या है, थोड़ी देर पहले ही पढ़े हैं, है ना। डेंगू फीवर होता है, मलेरिया उसको तो मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है ना। डेंगू फीवर एडिस मच्छर के काटने से। लाइम डिजीज़ के बारे में भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। और येलो फीवर इसे पित्त ज्वर भी कहते हैं। ये जो येलो फीवर है वो विषाणुजनित रोग है, संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है येलो फीवर। लाइम डिजीज़ क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो संक्रमित हिरण टिक के काटने से फैलता है। इसे बोरोलियोसिस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग तंत्रिका कोशिकाओं की माइलिन शीथ को प्रभावित करता है? इसका आंसर क्या होगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें पहले के बारे में देखते हैं, पार्किंसंस डिसीज़ क्या होता है, इसको देख लेते हैं। आंसर तो हमको पता है, लेकिन पार्किंसंस डिसीज़ भी क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो पार्किंसंस डिसीज़ क्या होता है, एक तंत्रिका तंत्र का विकार है ना, जो क्या करता है, शरीर की गतिविधियों को प्रभावित करता है। अब ये कैसे होता होगा, इस रोग का कारण क्या होगा? इस रोग का कारण ये है कि हमारे मस्तिष्क में डोपामिन नामक रसायन होता है। उस डोपामिन रसायन की अगर मस्तिष्क में कमी हो गई तब क्या होता है, ये रोग होता है और हमको चलने में कठिनाई होती है। दूसरा क्या है, अल्जाइमर डिजीज़, है ना। ये जो अल्जाइमर डिजीज़ है एक मस्तिष्क रोग है जो याददाश्त, सोचने की क्षमता, व्यवहार को प्रभावित करता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, यह बीमारी मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती है। ये डिजीज़ ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली नसों के चारों ओर मौजूद जो ये सुरक्षात्मक आवरण होता है जिसको माइलिन शीथ कहते हैं, उस पे ही आक्रमण करना चालू कर देती है, जिससे नसों को नुकसान पहुंचता है और शरीर के विभिन्न कार्यों में भी समस्याएं आती है। लास्ट है हंटिंगटन डिसीज़, ये भी आनुवांशिक तंत्रिका संबंधी विकार है जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को धीरे धीरे नष्ट करने लगती है। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में कौन सा रोग ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता था? स्मॉल पॉक्स, प्लेग, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस। इसका आंसर है प्लेग। अब थोड़ा जान लेते हैं कि स्मॉल पॉक्स क्या है। स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस के कारण होती है। ये संक्रामक एवं गंभीर बीमारी थी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 1980 में WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चेचक को दुनिया से खत्म घोषित कर दिया था, इसलिए इसको संक्रामक एवं गंभीर बीमारी थी बोला जा रहा है जो कि वेरियोला वायरस के कारण होती थी। दूसरा है प्लेग, जो कि हम इस क्वेश्चन का आंसर है। यह एक गंभीर जीवाणु संक्रमण है प्लेग, है ना। मुख्य रूप से चूहों और अन्य कृंतकों में पाया जाता है और मनुष्यों में पिस्सू के काटने या संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से फैलता है। हमने बोला कि ये जीवाणु संक्रमण है, तो इस जीवाणु का या बैक्टीरिया का नाम क्या है? इस बैक्टीरिया का नाम है येर्सिनिया पेस्टिस, जिसके द्वारा क्या होता है, प्लेग होता है। अगला है कोलेरा। ये जो बीमारी है वो विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया के कारण होती है जो आमतौर पर दूषित पानी और भोजन में पाया जाता है। इसमें उल्टी, दस्त, पेट दर्द, डिहाइड्रेशन हो सकता है, ये इसके लक्षण हैं। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बता ही दिया है। अगला प्रश्न है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की सूजन से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर क्या है? अपेंडिक्टिस। इसमें पहला जो ऑप्शन दिया है उसके बारे में जानते हैं, अपेंडेक्टोमी, है ना। तो अपेंडिक्टिस के इलाज के लिए जो सर्जरी की जाती है, किसके लिए? अपेंडिक्टिस, है ना।
के सर्जरी के लिए जो इलाज किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? अपेंडेक्टोमी कहा जाता है। तीसरा है इंटेस्टाइनल कैंसर। कैंसर का मतलब तो आप जानते ही हैं, है ना, आंत का कैंसर। अब ये कैंसर कहाँ होता है? आंतों की परतों में होता है। लास्ट है अमीबिक डाइसेंट्री, इसे अमीबिएसिस भी कहा जाता है। ये जो बीमारी है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी के कारण होती है। अगला प्रश्न, विडाल टेस्ट का उपयोग किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? टाइफाइड, कोलेरा, मलेरिया या फिर डेंगू? इसका आंसर होगा टाइफाइड। टाइफाइड अगर किसी को हो गया, किसी मनुष्य को हो गया, तो उसके लिए क्या किया जाता है? विडाल टेस्ट किया जाता है। अब इसमें होता क्या है, कैसे पता चलता है कि किसी पर्सन को टाइफाइड है? तो विडाल टेस्ट में क्या करता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है, उस ब्लड में मौजूद एंटीबॉडीज़ की जांच की जाती है। उस जांच से क्या होता है, जो साल्मोनेला टाइफी है, जो बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी नाम का जो बैक्टीरिया होता है, उसके खिलाफ शरीर द्वारा क्या बनाई जाती है? एंटीबॉडी बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किसी पर्सन को क्या हो गया है? टाइफाइड हो गया है। उस टेस्ट को क्या बोला जाता है? विडाल टेस्ट बोला जाता है। अगला प्रश्न, डिप्थीरिया का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? सफोकेशन, दम घुटना। अगला प्रश्न, ऊतकों में तांबे के संचय से कौन सा रोग होता है? जॉइंडिस, ब्लूबेरी सिंड्रोम, विल्सन डिसीज, ब्लैक फुट डिसीज? इसका आंसर क्या होगा? विल्सन्स डिसीज। विल्सन डिसीज दुर्लभ आनुवंशिक विकार है जिसमें शरीर में तांबे का संचय होने से होता है। ये इस डिसीज़ में क्या होता है? लीवर, मस्तिष्क, अन्य अंग भी प्रभावित होते हैं। अब देखते हैं जॉइंडिस क्या है। पीलिया, आम भाषा में इसको क्या बोला जाता है? पीलिया, जिसके बारे में लगभग सभी लोग जानते ही होंगे, फिर भी यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लिया जाएगा। जॉइंडिस त्वचा, आँखों का सफ़ेद हिस्सा, श्लेष्म में झिल्ली पीले रंग हो जाते हैं। जॉइंडिस में क्या होता है? त्वचा, आँखों का जो सफ़ेद हिस्सा होता है, श्लेष्म में झिल्ली पीले रंग के हो जाते हैं। ये किस कारण होता है? यह बिलीरुबिन नामक पिगमेंट के जमा होने के कारण होता है। याद रखना, कौन सा पिगमेंट? बिलीरुबिन नामक पिगमेंट के जमा होने के कारण होता है। कौन सा डिजीज़? जॉन्डिस। अगला है ब्लूबेरी सिंड्रोम। ब्लू बेबी नाम से ही याद रखना, ब्लू बेबी मतलब किस में होगा? ये बेबीज़ में होगा। तो बेबी में क्या होता है? जब नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा पड़ जाता है? यहाँ पे क्या दिया है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो किस में होगा? ये बेबी में। क्या होगा? नीला पड़ जाएगा। तो नवजात शिशु की त्वचा का रंग नीला पड़ जाता है। अब कहाँ पर? खासकर होठ में, नाखून या कान के आसपास ये नीला रंग दिखाई देता है। अब ये क्यों होता है? ब्लड में O2 का स्तर कम होने से होता है। अगला प्रश्न, किसने रोगाणु सिद्धांत स्थापित किया यह दिखाते हुए कि सूक्ष्मजीव संक्रमण का कारण बनते हैं? ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा? लुई पाश्चर। लुई पाश्चर का रोगाणु सिद्धांत 1860 के दशक ने दिखाया कि सूक्ष्मजीव रोगों का कारण बनते हैं, जिसने चिकित्सा विज्ञान में क्रांति ला दी थी। अगला प्रश्न, चेचक जिसे स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं के टीके का विकास किसने किया, जिसने टीकाकरण की नींव रखी? थोड़ी देर पहले ही हमने इसके बारे में पढ़ा है। स्मॉल पॉक्स के टीके का विकास किसने किया? ऑप्शन दिया है जोनास साल्क, एडवर्ड जेनर, लुई पाश्चर, पॉल एहरिच। इसका आंसर क्या होगा? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने 1796 में चेचक का टीका बनाया था, जिसने टीकाकरण की अवधारणा की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, तपेदिक के लिए एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की? इसका आंसर क्या होगा? सेलमैन वॉक्समैन। सेलमैन वॉक्समैन ने 1943 में स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की, जो तपेदिक के लिए पहला प्रभावी उपचार था। अगला प्रश्न, तपेदिक और हैजा के कारण होने वाले बैक्टीरिया की पहचान किसने की? इसका आंसर है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और विब्रियो कॉलेरी की पहचान की, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय पोलियो टीके का विकास किसने किया? इसका आंसर है जोनास साल्क।
जोनास साल्क ने 1955 में निष्क्रिय पोलियो टीके का विकास किया जिसने विश्व स्तर पर पोलियो के मामलों को कम किया। अगला प्रश्न, मलेरिया के मच्छरों द्वारा प्रसारण की खोज किसने की? इसका आंसर है रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने 1897 में पुष्टि की कि मलेरिया एनोफिलिस मच्छर द्वारा फैलता है, जिसके लिए इन्हें भी नोबेल प्राइज़ मिला। अगला प्रश्न, संक्रमण को रोकने के लिए एंटीसेप्टिक सर्जरी की शुरुआत किसने की? इसका आंसर है जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर ने 1860 के दशक में कार्बोलिक एसिड का उपयोग कर एंटीसेप्टिक सर्जरी की शुरुआत की। अगला प्रश्न, डीएनए डबल हेलिक्स की खोज में योगदान देने वाले जिसने आनुवंशिक रोगों के शोध में मदद की? इसका आंसर क्या होगा? लगभग सभी, जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, रोसालिंड फ्रैंकलिन, तीनों ही। वाटसन, क्रिक और फ्रैंकलिन ने डीएनए की संरचना पर काम किया जिसने आनुवंशिक रोगों के शोध को बढ़ावा दिया। अगला प्रश्न, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की पेट के अल्सर में भूमिका की खोज किसने की? इसका आंसर होगा बैरी मार्सेल और रॉबिन वॉरेन, दोनों। बैरी मार्सेल और रॉबिन वॉरेन ने 1980 के दशक में खोजा कि एच पाइलोरी पेट के अल्सर का कारण बनता है, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, एचआईवी के कारण होने वाले वायरस की खोज किसने की? इसका आंसर है रॉबर्ट गैलो लक मॉन्टेग्नियर। दोनों ही आएगा, सी ऑप्शन। ल्यूक मॉन्टेग्नियर और रॉबर्ट गैलो ने 1980 के दशक में स्वतंत्र रूप से एचआईवी की पहचान की, जिसने एड्स अनुसंधान को आगे बढ़ाया। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।